जॉइंट पटाखा ट्रैक्टर। नारायणपुर में एक बहुत बड़ा पटाखे का फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री का मालिक राजू था। एक दिन राजू कहता है, चलो आज बहुत टाइम हो गया है, घर चलता हूँ, बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा बोल के राजू घर निकल रहा था कि अचानक छत तोड़ के दो लोग आ जाते हैं जो दिखने में बड़े अजीब लग रहे थे। राजू उनको देखकर तुरंत छुप जाता है और देखता है कि दोनों में घमासान लड़ाई हो रही है और दोनों भी जादूगर हैं। अरे ये कौन है और ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? इनकी लड़ाई में कहीं मेरी फैक्ट्री बर्बाद ना हो जाए। और वैसा ही होता है। दोनों के हमलों में सारे पटाखों में आग लग जाती है और जोरों से धमाका होता है जिससे दोनों जादूगर घायल हो जाते हैं और एक जादूगर वहां से गायब होता है, दूसरा वहीं पड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद राजू उसको देखने जाता है। अरे ये तो बहुत घायल लग रहा है। राजू थोड़ा पानी लेकर आता है और उसे पिलाता है। जादूगर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो और वो कौन था जिससे आप लड़ रहे थे? बताता हूँ। दरअसल ये सब इस छड़ी के कारण हो रहा है। ये मेरे पिताजी की दी हुई छड़ी है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है जो मेरे पिताजी ने मुझे इनाम में दी थी। मैं और मेरा परिवार समुद्र के छोटे से द्वीप में रहते हैं। तभी एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा, पर हमला क्यों किया? क्योंकि उसको ये छड़ी चाहिए थी जिससे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और मुझे मारने की कोशिश वो कब से कर रहा है और आज भी हम लड़ते लड़ते यहाँ आ पहुँचे। लेकिन आप तो बहुत घायल हो गए हो, चलो आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं अब नहीं बचूंगा। मेरा आखिरी समय आ गया है और भाई मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हारे फैक्ट्री में सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये लो, इस छड़ी को तुम रखो क्योंकि तुम मुझे भले आदमी लगते हो। इसको तुम हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना और थोड़ा संभल कर, क्योंकि हो सकता है मेरा भाई वापस आ जाए। वो छड़ी लेके राजू थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, इस जादूगर ने तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इस फैक्ट्री को ठीक करता हूं क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है। राजू उस छड़ी के मदद से पूरे फैक्ट्री को फिर से पहले जैसे बना देता है। वो कहता है, चलो ये काम तो पूरा हुआ, लेकिन इन सब में बहुत टाइम हो गया है। आज यही सो जाता हूँ, सुबह जाता हूँ घर। ऐसा कह के राजू उस छड़ी को बिस्तर बनाकर वही सो जाता है। ये सब ऊपर खिड़की से जादूगर का छोटा भाई देखता रहता है। फिर छोटा जादूगर कहता है, अच्छा, तो बड़े भाई ने इस छड़ी को इसे दे दिया है। इसे अभी सीधे नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं धमाके से बहुत कमजोर हो गया हूँ। इससे कुछ अलग तरीके से निपटना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो वहां से गायब हो जाता है और सुबह होने के बाद राजू घर निकलता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। राजू सोचता है, अरे सब लोग कहाँ चले गए? लगता है कल रात में घर नहीं आया तो पक्का वो फैक्ट्री गए होंगे। राजू भागते हुए फैक्ट्री जाता है तो वो लोग वहां भी नहीं मिलते, लेकिन वहां उसे एक लेटर मिलता है। वो उसमें पढ़ता है, तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में है। उस छड़ी को लेकर तुम उस जगह आ जाओ जहाँ पे लाल निशान है। अगर तुम आज नहीं आए तो अपनी फैमिली को भूल जाओ। वो चिट्ठी पढ़कर राजू बहुत घबराता है और कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? लेकिन ये डरने का टाइम नहीं है राजू, कुछ सोच। मैं उस जादूगर से सीधे ही मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उस छड़ी का इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं आता। ऐसा सोचता ही रहता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर उस छड़ी से अपने फैक्ट्री में रखे सभी पटाखों को एक पटाखा ट्रैक्टर बनाता है। इस पटाखा ट्रैक्टर से उस पर इतना हमला करूंगा कि आइंदा मेरे फैमिली की तरफ वो देखेगा भी नहीं। फिर राजू उस ट्रैक्टर में बैठकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पे वो निशान था और देखते ही देखते ट्रैक्टर और राजू टेलीपोर्ट होकर उस टापू में पहुंच जाते हैं। अरे ये कहाँ आ गया मैं? तभी उसकी नजर अपनी पत्नी और बच्चे पर पड़ती है जहां पर वो जादूगर घूम रहा था। इस ट्रैक्टर को यही छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे देख वो मुझ पर हमला ना कर दे। ऐसा सोचकर राजू उस ट्रैक्टर को वही छोड़कर जादूगर के पास चला जाता है और उस छड़ी को देता है।
लेकिन वो जादूगर छड़ी को लेकर राजू को भी बंदी बना लेता है। वो कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये छड़ी मुझे देकर। अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा, लेकिन वो सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। तभी राजू धीरे से अपने पटाखा ट्रैक्टर को इशारा करता है और ट्रैक्टर जादूगर के पीछे में आके पटाखे से उस पर हमला कर देता है। जादूगर दूर जाकर गिरता है और वो छड़ी वहीं गिर जाती है। फिर राजू उस छड़ी के जरिए अपने आप को छुड़ाता है और जल्दी से पटाखा ट्रैक्टर में बैठ जाता है। और इससे पहले वो जादूगर संभल पाता, पटाखा ट्रैक्टर से उस पर हमले पे हमला करता है। तुमने मेरी फैमिली को बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जादूगर तड़प कर चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ! और जोर से ब्लास्ट के बाद वो गायब हो जाता है। और फिर राजू अपने फैमिली को छुड़ाता है और पटाखा ट्रैक्टर में बैठकर वहां से चले जाता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कार। जयपुर सिटी में बबलू नामक एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। पर वह बहुत गरीब था। वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था। वह गैरेज में काम करता था। उसको नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। उसके पापा बहुत अच्छे इंजीनियर थे, पर एक कार एक्सीडेंट में उसके पापा की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन बबलू अपने रात के काम से लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक टूटे हुए कार पर पड़ती है जो गैरेज के पास ही पड़ी रहती है। वह उसके पास जाता है। उसको वह कार कुछ पहचाने जैसा लगता है। मुझे इस कार को देखकर लग रहा है जैसे मैंने इस कार को पहले भी कहीं देखा है, पर कहां मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वो सोचते सोचते घर चला जाता है। घर में उसकी माँ उसको परेशान देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ माँ, आज जब मैं गैरेज से वापस लौट रहा था तो मुझे एक कार दिखा। मैं जब उसके पास गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसको पहले देखा है। बेटा, तुम्हारे पापा जी ने भी एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई थी। उसी कार से तो तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। माँ, फिर वो कार कहाँ है? हमको पैसों की जरूरत थी तो वो कार हमने बेच दी। तुमको पता है, वो कार तुम्हें बहुत पसंद थी। वो कार हमने पास ही के गैराज में बेची थी। अच्छा माँ, मतलब वो कार को मैंने देखा, वो हमारी कार थी। तभी मुझे लग रहा था कि मैंने उसको कहाँ देखा था। माँ, कल ही जाकर मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कार को ले आऊंगा। और फिर सुबह होते ही बबलू उस कार को घर ले आता है और बहुत मेहनत के बाद इलेक्ट्रॉनिक कार बना लेता है और माँ से कहता है, माँ देखो हमारी नई कार। बहुत सुंदर कार है बेटा, ये कार तुमने बनाई है? हाँ माँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कार है। अब रोज मैं गैरेज से आकर इसको टैक्सी की तरह चला लूंगा, जिससे हमारे पास कुछ और पैसे भी आ जाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। और माँ, इस कार में हमको पेट्रोल की भी जरूरत नहीं। ये कार इलेक्ट्रिक से चलती है। हम इसको रोज इलेक्ट्रिक से चार्ज कर लेंगे। ओह, तब तो ये बहुत काम की कार है। और ऐसा बोलकर माँ अंदर चली जाती है। बबलू अपने इस नए कार को लेकर बहुत खुश होता है और वो कार को देखकर उससे बातें करता है। मैं तुम्हारा नाम टाइगर रखूंगा। बिल्कुल टाइगर की तरह तेज और सुरक्षित हम अपने सवारी को पहुंचाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। बबलू एकदम से डर जाता है और बोलता है, कौन है ये? कौन बोल रहा है? डरो नहीं बबलू, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा कार टाइगर। तुम तो बोलते भी हो। डरो नहीं, मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। और फिर दूसरे दिन बाद बबलू कार को लेकर टैक्सी चलाने निकल पड़ता है। तभी बबलू को उसका पहला कस्टमर एक मोटा आदमी रहता है और वह उस इलेक्ट्रॉनिक कार को रोकता है। रुको रुको, क्या तुम्हारी टैक्सी मुझे मेरे घर तक छोड़ देगी? हाँ सर, क्यों नहीं, आइए बैठिए। उसको देखकर कार घबरा जाता है और बोलता है, बबलू भैया, ये आदमी तो बहुत मोटा है, इसको कार पर मत बैठाना, कहीं हमारी कार ही पंचर ना हो जाए। टाइगर, तुम पागल हो गए हो?
ये हमारा पहला ग्राहक है, चुप हो जाओ। ऐसा बोलकर बबलू टाइगर कार को चुप करा देता है, पर जैसे ही कार में मोटा आदमी बैठने को होता है, कार जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे क्या हो रहा है टैक्सी को? मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। बबलू समझ जाता है कि यह सारी शरारत उस कार की है। कार से बोलता है, तुम अगर हिलना बंद नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तुम बोलते हो तो नहीं हिलता। और फिर कार हिलना बंद कर देता है और उस मोटे आदमी को जहां उसको जाना होता है छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक सुंदर सी लड़की उस इलेक्ट्रॉनिक कार को रुकवाती है और बबलू से बोलती है, मुझे आगे मार्केट तक जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ोगे? उसको देखकर टाइगर कार पहले तो जोर से सीटी मारता है। ओए टाइगर, लगता है तू मुझे आज मरवा कर ही दम लेगा। चुप हो जा मेरे भाई। ठीक है डरपोक, तू बोलता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोल रही हूँ, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ मैडम, आइए ना, आपको हम मार्केट तक छोड़ देंगे। और फिर बबलू उस लड़की को मार्केट तक छोड़ देता है। कुछ ही टाइम बाद एक कंजूस सेठ आता है। वो बबलू से बोलता है, क्यों भाई, तुम्हारा टैक्सी खाली है क्या? उसकी बात सुनकर कार बबलू से बोलता है, नहीं जी, पूरी भरी है। यार टाइगर, तुम ना मुझे मरवा दोगे। अच्छा है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाता। अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ हाँ सेठ जी, पूरी तरह खाली है। आपको कहाँ जाना है? मुझे अपनी शॉप जाना है। वहां तक जाने का कितना लोगे? सर 500 रुपए। 500 रुपए? इतना ज्यादा? मैं 300 से एक फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। और इसी बात पर सेठ उससे बहस करने लगता है। ठीक है सर, आप मीटर के हिसाब से दे देना। और फिर सेठ भी राजी हो जाता है। यार बबलू, तू ये क्या बोल रहा है? तुम इतना दया सफर करते रहे तो पैसे कैसे कमाओगे? अरे टाइगर, कुछ नहीं होता। अब टाइगर कार सोचता है, इस तरह तो बबलू की कुछ कमाई नहीं हो पाएगी। अब मुझे कुछ करना होगा। फिर टाइगर अपनी मीटर को तेज कर देता है और बीच बीच में गाड़ी को ब्रेक लगाता है, जिससे कंजूस सेठ बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये गाड़ी है या मुसीबत? मेरा तो पूरा बॉडी दर्द होने लगा, रोको रोको। ऐसा बोलकर सेठ गाड़ी रुकवा देता है और बबलू से बोलता है, यार ये तुम्हारी गाड़ी तो नहीं दिख रही है, पर इसने तो मेरी हालत खराब कर दी। कितने पैसे हुए बताओ और मुझे यहीं छोड़ दो। सर आपका 500 रुपए हुआ। हाँ हाँ भाई, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। उसकी हंसी सुनकर बबलू बोलता है, टाइगर, तुम अगर इसी तरह से करते रहे तो मेरी टैक्सी नहीं चल पाएगी और मैं कुछ कमाई भी नहीं कर पाऊंगा। यह कंजूस सेठ तुम्हें आधे पैसे में लेकर जा रहा था। देखो, मैंने उससे पूरा पैसा निकलवा लिया। वह कैसे? मैंने मीटर बढ़ा दिया था, जिससे उसका बिल ज्यादा आ गया। कंजूस लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, समझ गए? और इस तरह इलेक्ट्रिक कार की मदद से बहुत अच्छी कमाई होती जाती है।